नमस्कार, मैं हूं ताज़ा अपडेट के साथ अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज़। आप अपने अपने क्षेत्रों की ताज़ा खबरें देखते रहिए, बने रहिए हमारे साथ। शुरुआत करते हैं खबरों का सिलसिला। इस खबर के प्रायोजक हैं पूर्वांचल मशीनरी एजेंसीज अधिकृत विक्रेता, जहां आपको मिलेगा किर्लोस्कर व प्रकाश जनरेटर के साथ ही सेंचुरी प्लाईवुड, माइका व हार्डवेयर के सभी सामान। हमारा पता है नरौली तनिष्क शोरूम और नगर पालिका सिविल लाइन, आजमगढ़। मोबाइल नंबर है 9415 20 77 28 यानी 941520 7728। आजमगढ़ के एक होटल में ओमकारम संस्था की एक बैठक राष्ट्रीय अध्यक्ष नावरुण चटर्जी की अध्यक्षता में संपन्न हुई, जिसमें डॉक्टर डीपी तिवारी को अध्यक्ष, अजय कुमार गुप्ता को सचिव एवं संदीप उपाध्याय को मीडिया प्रभारी बनाया गया। अध्यक्ष डॉक्टर डीपी तिवारी ने बताया कि ओमकारम संस्था का ध्येय वाक्य है, हमारी संस्कृति हमारी विरासत। मुख्य रूप से संस्था भारतीय संस्कृति के उत्थान एवं संवर्धन के लिए कार्य करती है। संस्था द्वारा नदियों के घाटों एवं मंदिरों के जीर्णोद्धार के लिए उनको गोद लेती है और फिर उनका विकास करके वहां पर वैदिक कार्यों का संचालन करवाती है। उत्तर प्रदेश में कुल 21 घाटों एवं 5 मंदिरों को अब तक संस्था ने प्रशासन से लिखित रूप से गोद लिया है, जिसमें अपने जिले से तमसा नदी के भोला घाट को गोद लेने की प्रक्रिया प्रशासनिक स्तर पर चालू है। अनुमति मिलने पर शीघ्र ही वहां पर घाट का सुंदरीकरण करके मां तमसा की आरती एवं पूजन का कार्य शुरू किया जाएगा। संस्था के संरक्षक पद्मश्री अनूप जलोटा जी हैं। उनके संरक्षण में संस्था पूरे भारतवर्ष में कार्य कर रही है। आजमगढ़ में इसकी अभी शुरुआत हुई है। इस अवसर पर राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष रमेश चंद्र मिश्र जी, प्रदेश उपाध्यक्ष एवं आजमगढ़ के प्रभारी कमल गुप्ता जी, राजीव प्रजापति आदि लोग उपस्थित रहे। ओमकारम हमारी संस्कृति हमारी विरासत। मैं डॉक्टर डीपी तिवारी। आज हमारे संगठन की बैठक हुई थी, जिसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नावरुण चटर्जी जी आए हुए थे और उनकी अध्यक्षता में आजमगढ़ में बैठक संपन्न हुई, जिसमें मुझे अध्यक्ष और एक सचिव और संदीप उपाध्याय जी को यहाँ मीडिया प्रभारी नियुक्त किया गया। और उस समय बैठक में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नावरुण चटर्जी जी और कोषाध्यक्ष रमेश चंद्र मिश्र जी और हमारे उत्तर प्रदेश उपाध्यक्ष और आजमगढ़ के प्रभारी श्री कमल गुप्ता जी उपस्थित रहे। इन लोगों की उपस्थिति में आज एक बैठक हुई और आगामी कार्य के लिए रूपरेखा तैयार की गई, जिसमें यह निर्णय लिया गया कि आजमगढ़ में एक कमेटी बना करके और सुचारू रूप से इसका संस्था का कार्य किया जाएगा। उद्देश्य क्या है संस्था का? हमारा मेन उद्देश्य है कि हमारी, जैसा कि आप इसका हमारा थीम वाक्य है, हमारी संस्कृति हमारी विरासत, और हम भारतीय संस्कृति को, सनातन संस्कृति को आगे ले जाने का कार्य करेंगे इस संस्था के माध्यम से, ओंकारम के माध्यम से। और इसमें हम लोग, संस्था हमारी भारतीय संस्कृति के उत्थान के लिए नदियों को, घाटों को गोद लेती है, उनका सुंदरीकरण करती है और वहाँ पर प्रतिदिन आरती और पूजन का कार्य किया जाता है। आजमगढ़ में हम लोगों ने भोला घाट को प्रशासन से अनुमति मिल गई है, गोद लिया है, और उसमें अभी जिलाधिकारी महोदय की अनुमति मिलनी बाकी है। लखनऊ प्रशासन से अनुमति मिल गई है और हम लोग भविष्य में भोला घाट को सुसज्जित तरीके से वहाँ पे बना करके और वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा माँ तमसा की आरती करेंगे और वह आरती प्रतिदिन होगी। यह हमारा मेन उद्देश्य है। और संस्था वैसे तो अंगदान और बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जो कर रही है, लेकिन यहाँ पे अभी शुरुआत की स्थिति में हम लोग यही कार्य करेंगे। संत समागम भी हमारे यहाँ होता है। हमारे संस्था के मुख्य संरक्षक अनूप जलोटा जी हैं, जिनके निर्देशन में यह संस्था निरंतर आगे बढ़ती चली जा रही है। दीपावली, गोवर्धन पूजा एवं भैया दूज पर्व के दृष्टिगत आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन लखनऊ तथा जिलाधिकारी आजमगढ़ के आदेश के क्रम में जनपद के आम जनमानस को मिलावटी खाद्य एवं पेय पदार्थ विशेषकर खोया, दूध, नमकीन, ड्राई फ्रूट, खाद्य तेल एवं वनस्पति घी, विभिन्न प्रकार की मिठाइयाँ, रंगीन मीठी खिलौने, अन्य खाद्य पदार्थ आदि एवं पेय पदार्थों के बिक्री पर प्रभावी रोकथाम हेतु अपर जिलाधिकारी प्रशासन द्वारा जनपद के मिठाई व खोया निर्माताओं विक्रेताओं के साथ बैठक की गई, जिनमें जनपद के 18 बड़े मिठाई व खोया निर्माता
सम्मिलित हुए। मिठाई व खोया निर्माताओं विक्रेताओं को गुणवत्तापूर्ण खाद्य पदार्थों के निर्माण व विक्रय स्वच्छकर दशाओं में करने तथा खाद्य रंगों का प्रयोग निर्धारित मात्रा में करने एवं शुद्ध तथा ताज़ा खाद्य सामग्री बिक्री किए जाने के निर्देश दिए गए। जनपद में आम जनमानस को मिलावटी खाद्य एवं पेय पदार्थ विशेषकर खोया, दूध, नमकीन, ड्राई फ्रूट, खाद्य तेल एवं वनस्पति घी, विभिन्न प्रकार की मिठाइयों का नमूना संकलित किया गया। उत्तर प्रदेश अभिभावक महासंघ के पदाधिकारी विवेक अग्रवाल ने बताया कि स्कूलों में बच्चों को ले जाने वाले वाहनों की दुर्दशा की फोटो वीडियो आए दिन प्रदर्शित हो रही हैं। बच्चों को टेम्पो, ऑटो रिक्शा व ई रिक्शा में क्षमता से ज़्यादा ठूंस कर ले जाया जा रहा है। इस पर लगाम लगाने की एसपी ट्रैफिक से मांग की गई है। वही चालकों द्वारा आए दिन नशे में मोबाइल व ईयरफोन का उपयोग करने से वाहनों के अनफिट होने के चलते दुर्घटना हो रही है। वाहन पलट जा रहे हैं, कई बार बड़ी दुर्घटना भी हो जा रही है। मामले में एसपी ट्रैफिक ने भरोसा दिया है कि वाहनों की चेकिंग और कड़ी कार्रवाई की जाएगी तथा नियम के अनुसार उनका चालान काटा जाएगा। सुनते हैं उत्तर प्रदेश अभिभावक महासंघ के पदाधिकारी ने क्या जानकारी दी। अभिभावक संघ द्वारा आज एसपी यातायात को दिया गया है दाखिला पत्र, क्या मामला है? ये प्रायः देखा जाता है कि जो स्कूलों में टेम्पो, ऑटो, ई रिक्शा चल रहे हैं बच्चों को लेके, इसमें 4th ईयर से लेके छोटे बच्चे हैं 10 साल, 11, 12 साल तक के लिए, उसमें जिनकी क्षमता 7 सीट की, उसमें 15 बच्चों को, 20 बच्चों को बिठा के ले जाते हैं और उनकी गाड़ी का न प्रॉपर फिटनेस है, न उनका कोई बीमा गाड़ी का है, कोई 15 साल पुरानी है, कोई 10 साल पुरानी है। उसके बाद भी ड्राइवर भी नशे में दिखाया जाता है, न उनका कोई डीएल प्रॉपर है, जो ही जहाँ गया लेके चल दिया बच्चों को उठा के। उसमें अक्सर दुर्घटनाएं होती रहती, कभी ऑटो पलट गया, कभी ई रिक्शा पलट गया। तो क्षमता से अधिक बच्चों को बैठाया जाएगा, जहाँ 7 बच्चे या 15 बच्चे बैठाएंगे, तो बच्चे तो छोटे छोटे, उनको क्या पता, साइड में अलग से वो टेबल लगा के बैठा देते हैं। उसी खिलाफ एक अभियान छेड़ा जा रहा है और अभिभावकों को सूचित किया जा रहा है, उनको समझाया जा रहा है कि अपने बच्चों को भी थोड़ा ध्यान दें और ऐसे ऑटो चालक को या ऑटो पे अपने बच्चों को भेजें, जिससे उनका जो है आगे ज़िंदगी भी खतरे में पड़ सकती है। एसपी यातायात द्वारा क्या कहा गया? एसपी यातायात द्वारा हम लोग को आश्वासन दिया गया कि हम लोग प्रॉपर इसकी चेकिंग करेंगे और जो भी क्षमता से अधिक बच्चों को बैठाएंगे उनका चालान काटा जाएगा, उनको बंद किया जाएगा। आश्वासन पूरा मिला है इसके लिए। उत्तर प्रदेश सरकार ने बिजली उपभोक्ताओं को एक खुशखबरी दी है, जिसके अंतर्गत ग्राहकों को छूट देने के लिए एक मुफ्त समाधान योजना लाई गई है। योजना 8 नवंबर से 31 दिसंबर 2023 तक कुल 54 दिनों तक 3 चरणों में लागू की जाएगी। इस योजना का पहला चरण 8 नवंबर से 30 नवंबर तथा दूसरा चरण 1 दिसंबर से 15 दिसंबर और तीसरा चरण 16 दिसंबर से 31 दिसंबर तक चलेगा। इस योजना के अंतर्गत घरेलू उपभोक्ताओं तथा किसानों का विशेष ध्यान रखा जाएगा। इन उपभोक्ताओं को सरचार्ज में 100% की छूट दी जाएगी तथा अधिकतम 12 किस्तों में अपनी बकाया राशि के भुगतान की सुविधा भी प्रदान की जाएगी। योजना के अंतर्गत विद्युत चोरी के प्रकरणों में उपभोक्ताओं को भी एक मुफ्त भुगतान या किस्तों के माध्यम से भुगतान की सुविधा दी जाएगी। उन्हें उनके मूल बकाये और जुर्माने की राशि पर भी 75% छूट का लाभ दिया जाएगा। इसी क्रम में आजमगढ़ में भी अब जागरूकता का कार्यक्रम चलाया जा रहा है। विभिन्न माध्यमों से प्रचार कर ग्राहकों को यह अवसर बताया जा रहा है कि किस तरह से वो अपने अधिभार से छूट पा सकते हैं तथा विभाग के अधिकारी व कर्मचारी भी निरंतर इस प्रयास में है कि ज़्यादा से ज़्यादा उपभोक्ता इसका लाभ उठा सके। उन्होंने अनुरोध किया कि किसी बिचौलिए के चक्कर में ना पड़ें, सीधे विद्युत विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पर पंजीकरण कराकर फिर विभाग में आकर अपनी समस्याओं को बताकर उन समस्याओं से निजात पा सकते हैं और सरकार द्वारा चलाई जा रही इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। सर, क्या स्कीम है और इससे लोग किस तरह लाभान्वित हो सकते हैं और क्या क्या फायदे होंगे इससे? ये स्कीम जो है एक मुफ्त समाधान योजना लागू किया गया है। ये सभी प्रकार के उपभोक्ताओं के लिए है, जैसे जो है घरेलू बत्ती पंखा, वाणिज्यिक और निजी नलकूप तथा औद्योगिक सभी प्रकार के उपभोक्ताओं के लिए जो है सरचार्ज में 100% की, घरेलू उपभोक्ताओं के लिए सरचार्ज में 100% की छूट है। और ये स्कीम जो है 3 चरणों में लागू की गई है। एक फर्स्ट जो चरण है ये 8 नवंबर से शुरू होगा, ये 30 नवंबर तक चलेगा। इसमें जो है घरेलू उपभोक्ताओं को, मतलब इसका नाम दिया गया है कि जल्दी आए ज़्यादा लाभ पाएँ। इसका तात्पर्य ये है कि अगर मतलब 8 नवंबर से जो है 30 नवंबर के अंदर अगर रजिस्ट्रेशन करा के और भुगतान प्राप्त करते हैं तो 100% आपको लाभ मिलेगा। और 1 दिसंबर से 15 दिसंबर तक अगर कराते हैं तो उस पर जो है घरेलू उपभोक्ताओं के लिए तो 100% मिलेगा, लेकिन तो बाकी कैटेगरी जैसे वाणिज्यिक हो गया, चाहे औद्योगिक हो गया, उसमें जो है कम लाभ मिलेगा। इसलिए इसका नाम दिया गया है कि मतलब जल्दी आए ज़्यादा लाभ पाएँ।
सर आमतौर पर अवेयरनेस के लिए क्या क्या किया जा रहा है, जबकि ये बहुत अच्छी स्कीम है, तो अवेयरनेस के लिए किस तरह का कार्यक्रम किया जा रहा है? और इसके लिए अवेयरनेस के लिए सभी उपभोक्ताओं को सभी सोशल मीडिया के माध्यम से तथा जो है बैनर पोस्टर लगा करके और जो है उपकेंद्रवार जो है डुगडुगी तथा जो है गाड़ी में माइक के द्वारा जब प्रचार करा करके अवेयरनेस पहुंचाया जा रहा है। और ये इस स्कीम के अंतर्गत एक पहली बार ये योजना लागू हुआ कि जो विद्युत चोरी के प्रकरण होते थे उसमें जो राजस्व निर्धारण होता था, तो उपभोक्ताओं को पूरा अगर चोरी किए हैं उसमें FIR हो गया है तो राजस्व निर्धारण होता था, उसको जो है कभी मतलब छूट का लाभ नहीं मिलता था। तो इस बार इस स्कीम में शामिल किया गया है, जो उनका राजस्व निर्धारण होगा उसका जो है 35% जमा करना होगा, 10% रजिस्ट्रेशन के टाइम और जो है 25% शेष 30 तारीख तक जमा करना होगा। यह रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया सर क्या होगी, किस तरह से रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन होगा ऑफलाइन होगा? इसमें सारी प्रक्रिया ऑनलाइन है। इसमें जो है रजिस्ट्रेशन के लिए जो है जो मूलधन है उसका 30% जमा करके रजिस्ट्रेशन कराना होगा और उपभोक्ता स्वयं UPPCL की वेबसाइट से जाके स्वयं अपना रजिस्ट्रेशन करके और भुगतान करके लाभ प्राप्त कर सकता है तथा किसी भी बिजली उपकेंद्र पे अथवा जो है सहज जन सेवा केंद्र जहाँ भी कलेक्शन काउंटर है वहाँ जाके इसका जो है पंजीकरण करा के और इसका लाभ प्राप्त कर सकता है। तो इन सब में बीच में किसी बिचौलिए की ज़रूरत नहीं, इसमें बिचौलिए की किसी प्रकार की कोई ज़रूरत नहीं है। और मेरा अनुरोध है कि किसी भी बिचौलिए के चक्कर में न पड़े, सीधे कार्यालय में जाएं। कोई भी दिक्कत होती है, उनका बिल गलत है तो सीधे कार्यालय में जाके उसका आवेदन दें। अगर बिल गलत है तो उसको सही करके जो छूट का लाभ है उसका लाभ दिया जाएगा। बुरहानपुर तहसील परिसर में आज मकराहा गांव के ग्रामीणों ने नाले पर अतिक्रमण को लेकर तहसील परिसर में विरोध प्रदर्शन किया और साथ ही यह आरोप लगाया कि नाले पर अतिक्रमण होने के कारण गांव के सैकड़ों घरों में पानी जमा हो रहा है। इसके चलते जल निकासी की समस्या उत्पन्न हो गई है। साथ ही जिलाधिकारी प्रेमचंद मौर्य को ज्ञापन के माध्यम से अपनी समस्या से अवगत कराया। ग्रामीणों का आरोप है कि ग्राम सभा के ही एक दबंग व्यक्ति श्री पुत्र दयाराम जिनके खेत के बगल में सरकारी नाला स्थित है, जिससे राम द्वारा पाट लिया गया, नाले को अस्तित्व भी समाप्त कर दिया, जिसके चलते ग्राम सभा में जल जमाव की समस्या उत्पन्न हो गई है। आक्रोशित ग्रामीणों ने मांग की कि अविलंब नाले को कब्जा मुक्त कराया जाए। जिलाधिकारी प्रेमचंद मौर्य ने तहसीलदार शैलेश कुमार को निर्देशित किया कि नाले को कब्जा मुक्त कराएं। ग्रामीणों ने यह भी चेतावनी दी कि अगर दीपावली से पूर्व नाले से अतिक्रमण नहीं हटाया गया तो हम ग्रामीण मुख्यमंत्री कार्यालय पर धरना प्रदर्शन को बाध्य होंगे। इस संबंध में उपजिलाधिकारी प्रेमचंद मौर्य ने बताया कि ग्रामीणों की मांग को देखते हुए जांच तहसीलदार शैलेश कुमार को दे दी गई है, शीघ्र ही कब्जा मुक्त कर दिया जाएगा। तहसीलदार शैलेश ने ग्रामीणों को जल्द ही नाले को कब्जा मुक्त करने का आश्वासन दिया। इस मौके पर चंद्र प्रकाश, इंद्रेश, रामकिशन, दिलीप, पंकज, राहुल, रामबली, नीलम, आनंद राम, अवतार, रमेश सहित तमाम लोग उपस्थित रहे। क्या नाम है? हमारा नाम संभारू है। कहाँ से आए हैं? मकराहा ग्राम से। क्या समस्या है? समस्या ये है कि जो हमारे गांव का नाला बहता था पूरे गांव का पानी श्री राम रोक देने हो और इतनी में ट्रैक्टर लगा के सब नाला पटवा देते हैं, पटवा दिए सब। हम लोग कहाँ जाए साहब? इसकी शिकायत कहाँ आपने किया? ADM साहब को। हाँ, ADM की शिकायत। क्या आश्वासन मिला, क्या कहे ADM साहब? अब साहब तो ऑर्डर दिए हैं कि मैंने सचिवालय में उनका रहता है, काम रोक देता है सचिवालय में। उसका लड़का जो है राजू कमलेश नाम है, वो सब सचिवालय में रहता है साहब और रोकवा देता है, कोई सुनते हैं। चला हाँ सर, सुमन नाम है, ग्राम मकराहा से हम लोग आए हैं आज तहसील पर और हम लोग की नाले की परेशानी साहब है हम लोग की। और बार बार मतलब अधिकारी लोग जाते हैं, श्री राम यादव जो है बंद किए हैं हम लोग का पानी। और उनका लड़का कमलेश जो है वहाँ सचिवालय लखनऊ में है, वो अधिकारियों लोगों को दबाव डाल देते हैं, वो लोग काम नहीं करते हैं, चले जाते हैं वहाँ से, कोई काम नहीं होता है। और सर हम लोग के जो है आजा बाबा के राजे से 2-2 बीसे की आबादी है, उस पर भी मुकदमा कर दिए हैं हम लोग। इनकी हमारे दादा आजा जो है हरवाही करके मतलब अपना कैसे पालन पोषण किए, और हम लोग बताइए कहाँ हम लोग जाएं।
आजमगढ़ के सगड़ी तहसील क्षेत्र की जैनपुर नगर पंचायत में दीपावली पर्व से पूर्व खाद्य सुरक्षा की टीम ने छापेमारी कर खाद्य सुरक्षा की टीम ने राजस्व पुलिस बल के साथ आधा दर्जन दुकानों से लिए नमूने। जैनपुर कस्बा में मचा हड़कंप, ज़्यादातर दुकानें हुई बंद। जानकारी के अनुसार मंगलवार को दिन में 2 बजे मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी दीपक कुमार श्रीवास्तव के नेतृत्व में अरबी चौहान, खाद्य सुरक्षा अधिकारी कीर्ति आनंद और अजीत यादव ने पहुंचकर सगड़ी तहसील से राजस्व विभाग के लेखपाल नफीसों के साथ जैनपुर कोतवाली से पुलिस बल लेकर मुबारकपुर तिराहे पर स्थित मिठाई बनाने की फैक्ट्री से लड्डू व बेसन के नमूने लिए। वही खट्टी, दही, स्वीट्स व रेस्टोरेंट और श्री मिष्ठान भंडार सहित आधा दर्जन पर छापेमारी कर नमूने लिए। इस दौरान जैनपुर कस्बा में छापेमारी से हड़कंप मच गया। वहीं ज़्यादातर दुकानदारों ने अपनी अपनी दुकानों के शटर गिरा लिए। खाद्य सुरक्षा की टीम ने दीपावली पर्व से पूर्व लोगों की सेहत की सुरक्षा के दृष्टिकोण से खोवा, पनीर, मिष्ठान सहित ड्राई फ्रूट्स आदि के नमूने लेकर प्रयोगशाला के लिए भेजा। वहीं मुख्य सुरक्षा अधिकारी दीपक कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि नमूने की जाँच के बाद फेल होने पर उन दुकानदारों के ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से जन जागरूकता कार्यक्रम के तहत गांव-गांव, चौपाल व जनसंपर्क के माध्यम से लोगों तक प्रदेश सरकार की उपलब्धियां पहुंचाने के उद्देश्य से पूर्व जिला अध्यक्ष आजमगढ़ जयनाथ सिंह इन दोनों में जनसंपर्क कार्यक्रम कर रहे हैं। मीडिया से बातचीत में उन्होंने बताया कि पुणे 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के उद्देश्य से हम उन योजनाओं को जनता तक पहुंचा रहे हैं जो हमारी केंद्र प्रदेश सरकार ने गरीबों का सहायकों का प्रदान किया है। जनसंपर्क के दौरान मीडिया से हुई बातचीत के दौरान पूर्व जिला अध्यक्ष जयनाथ सिंह ने बताया कि केंद्र प्रदेश सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुँचाना ही हमारा उद्देश्य है। आगे क्या कुछ कहा पूर्व जिला अध्यक्ष जयनाथ सिंह ने, आइए सुनते हैं। आपके द्वारा जनसंपर्क किया जा रहा है, पदयात्रा निकाली गई है और आप गांव-गांव लोगों से मिल रहे हैं, क्या उद्देश्य है, क्या कार्यक्रम है? निश्चित रूप से हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और आज जो है हिंदुस्तान के लोकतंत्र के महानायक देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने विश्वकर्मा योजना, श्रम योजना के अंतर्गत आज मैंने अभी बेलनाडी में शुभारंभ किया है। उस योजना का लाभ 18 तरह के लोगों को मिले, जिसमें हमारे बुनकर हैं, सिलाई कढ़ाई करने वाले हों, कुम्हार समाज के लोग हों, चाहे हमारे राजगीर हों, इस तरह के 18 तरह के लोगों को उसका लाभ मिलेगा। आज इस योजना का अभी मैं बेलनाडी से शुभारंभ किया है और ठकुराईपुर होते हुए अन्य कार्यक्रमों में मैं जा रहा हूं। और यह भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते जो हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री की गरीब कल्याणकारी योजनाएं हैं और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की कल्याणकारी योजनाएं हैं, वो जन जन तक पहुँचे, जागरूक करने की ज़रूरत है। और आज हम सब उसी क्रम में निकले हैं और अपने मीडिया के बंधुओं को मैं बधाई देना चाहता हूं कि आप सब ने हम सबको भी सुना और हम सब की भी हालचाल लिया। इसके लिए पुनः आपको बधाई देते हुए आगे के कार्यक्रम। ऐसे में एक आम चर्चा हुई है कि जयनाथ जी को आप सदर से टिकट मिल रहा है, तो क्या उसके क्रम में है या अपनी पार्टी को केवल मजबूत करना ही आपका उद्देश्य? निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते शीर्ष नेतृत्व का जो भी आदेश होगा उसका पालन होगा। और भारतीय जनता पार्टी में पार्लियामेंट्री बोर्ड है, कोई एक नेता निर्णय नहीं लेता है और निश्चित रूप से राजनीति करने में सबकी इच्छा होती है कि आगे संघर्ष किया जा रहा है तो कुछ न कुछ सकारात्मक हो, तो उसी क्रम में सब चीज़ें चल रही हैं। और हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मिशन 2024 को लेकर के भी निकले। अच्छा, अगर पार्टी आपको लोकसभा चुनाव के टिकट देती है तो क्या आप यहाँ से चुनाव लड़ेंगे? निश्चित रूप से मैं तो 24 घंटे तैयार हूँ, क्योंकि मेरी अपनी एक कार्य करने की आदत है। कार्यकर्ताओं के मान सम्मान स्वाभिमान के लिए लड़ता हूँ और वही एक हमारी आदत है और उसके लिए मैं तो हमेशा संघर्ष कर रहा हूँ। पार्टी का जो भी दिशा निर्देश होगा अक्षर से पालन होगा। आप जनता के बीच जा रहे हैं, कैसा समर्थन मिल रहा है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और भारतीय जनता पार्टी से लोग बहुत खुश हैं और लोगों ने जो भी कल्याणकारी योजनाएं केंद्र और प्रदेश सरकार की चली हैं, लोग लाभ भी ले रहे हैं। गरीब भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में खड़ा दिखाई दे रहा है। इंडिया गठबंधन में क्षेत्रीय पार्टियों का अलायंस हो चुका है, ऐसे में कैसे भारतीय जनता पार्टी अपने को मजबूत करेगी? देखिए, मैं तो बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन अभी बारात निकली भी नहीं, माला जयमाल हुआ नहीं, शादी विवाह हुआ नहीं, तलाक पहले हो गया।
अभी आप देखा समाजवादी पार्टी के जो अपने को राष्ट्रीय अध्यक्ष कहते हैं कि मुझसे किसी ने चर्चा किया कि वो इटली से पढ़े हैं। अभी एक प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय पार्टी है कांग्रेस पार्टी, उसके प्रदेश अध्यक्ष को कितनी हल्की टिप्पणी बोल रहे थे। और हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, हमारा छोटा भी कार्यकर्ता इस तरह की बात न सोच सकता है, न कह सकता है, न कर सकता है। तो अभी इन लोगों का कोई मतलब भी नहीं है। और आपने अभी देखा है पिछला महागठबंधन हुआ था और बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी का महागठबंधन 2019 में हुआ था और कितनी पराजय का मुंह देखना पड़ा इस समाजवादी और बहुजन समाज पार्टी के लोगों को कि उसका हास्य मिला है। और गठबंधन के बाद पहले बुआ बुआ करते थे आदरणीय अखिलेश यादव जी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, और वह क्रम टूटने के बाद उन्होंने कहा मायावती को जो सीटें मिली है मेरी बदौलत मिली है, और तुरंत चुनाव के बाद गठबंधन महागठबंधन वह टूट जाता है। ये ठगबंधन लोग हैं, ठगबंधन करके जनता को गुमराह करके कैसे सत्ता के गलियारे तक काबिज करें, इन लोगों की यही मंशा है। इन लोगों का कोई अब जनता जान चुकी है और भोली भाली जनता नहीं, अब जनता जागरूक हो चुकी है। केवल भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे छात्र हो, चाहे नौजवान हो, किसान हो, सारे लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े। इंडिया गठबंधन को लेकर अखिलेश यादव ने 65 सीट यूपी से मांगी है, तो क्या लगता है कि इसमें इंडिया गठबंधन आगे चल सकता है? अरे भाई वो 80 सीट मांग लें, 80 सीट उनको जनता देने वाली नहीं है। वो अब जान चुके हैं, अखिलेश यादव देख नहीं रहे हैं, उनके चेहरे पे हवाई उड़ रही है। यह मतलब कि राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, लेकिन जिस तरह के मतलब छात्र राजनीति करने वाले छात्र नेता बोलते हैं उस तरह की स्टाइल में हल्की टिप्पणी करने वाले व्यक्ति है वो तो जनता चाहे उन्हीं के समाज के लोग हों। आप देख लीजिए, अगर वो अपने समाज के बारे में भी सोचते तो ये आजमगढ़ की क्रांतिकारी धरती है, ये पंडित हरियौध की धरती है, राहुल संकृत्यायन दुर्वासा ऋषि की धरती है। और मुलायम सिंह यादव पार्लियामेंट का चुनाव लड़ेंगे, फिर उसके बाद उनके जाने के बाद उनके बेटे अखिलेश यादव लड़ेंगे। अखिलेश यादव के बाद इस्तीफा देने के बाद उनके चचेरे भाई आदरणीय धर्मेंद्र यादव जी लड़ेंगे, और धर्मेंद्र यादव जी के जाने के बाद अब जो चर्चा हो रही है आदरणीय शिवपाल यादव जी लड़ेंगे। अरे भाई, अगर आप परिवारवाद की बात अगर करते और अपने जातिवाद की भी बात करते तो यहाँ तमाम गरीब यादव हैं, उनको भी टिकट दे करके आप लड़ा देते। तो क्या ज़रूरी है सैफई से आजमगढ़, यहाँ आप ही लोग लड़ेंगे? तो कि अपने समाज को भी तो आप धोखा दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी कब तक धोखा देंगे? और भारतीय जनता पार्टी है, इसमें मैं आप लंबी फेरी बता दूं, चौधरी शाह आलम चुनाव लोकसभा का लड़े थे, रमाकांत यादव भी चुनाव लड़े थे, और हमारा यादव समाज का बेटा दिनेश लाल निरहुआ भी चुनाव लड़ा। और वही बात नहीं रुक सकती, राम सूरत राजभर भी लड़े हैं, विजय नारायण राय जी लड़े हैं, और हर समाज के लोग लड़े हैं। आगे पार्टी का निर्णय, फिर चुनाव होगा 2024 में, और फिर 2024 में आजमगढ़ की सदर पार्लियामेंट बहुत प्रचंड बहुमत से चुनाव जीतेगी। आप सबको अम्बेडकर नगर में महिला आरक्षण बिल पर प्रधानमंत्री को धन्यवाद देने के लिए बीजेपी ने नारी शक्ति वंदन का सम्मेलन महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय गद्दपुर में भव्य का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि भाजपा के प्रदेश मंत्री शंकरलाल लोधी और अध्यक्षता हरिओम पांडे एमएलसी रहे, जिसमें मौजूद महिलाओं को प्रदेश और केंद्र की योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई। भाजपा की कई वक्ता महिलाओं ने कहा कि भाजपा सरकार में महिलाओं को पूरा सम्मान मिल रहा है, सरकार महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में लगातार काम कर रही है। प्रधानमंत्री मोदी की कोशिश से 3 दशक से लटका बिल पास हुआ है, जिसमें महिलाओं को चुनाव में 33% का आरक्षण मिलेगा। अम्बेडकर नगर और अयोध्या में एमएलसी हरिओम पांडे ने कहा कि सनातन धर्म का जिस तरीके से खत्म होता जा रहा है, जिस प्रधानमंत्री मोदी ने एक अस्थायी तत्व प्रदान किया है, क्योंकि बिना महिला के पुरुष अधूरा था। महिला श्रेष्ठ कारक के रूप में जानी जाती है। जब आधे का बंटवारा हुआ, बाकी शेष हमारा हुआ। जब ये नारा मोदी ने दिया तो सबको जो कुछ बचा था वो सब अब हमारा मेरा है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी की सोच थी कि सनातन धर्म का जिस तरीके से खात्मा होता जा रहा था, हमारे मोदी जी ने, नरेंद्र मोदी जी ने सनातन धर्म को एक तरीके से स्थायित्व प्रदान किया। और उस स्थायित्व के नाते, क्योंकि बिना महिलाओं के पुरुष अधूरा था और महिला एक श्रेष्ठ कारक के रूप में मानी जाती है। ऐसा है कि जितना 33% आरक्षण जब आधे के मालिक
को बना दिया गया तो अब बचा ही क्या है। बिना पुरुष के महिला अधूरी है और बिना महिला के पुरुष अधूरा है। आधे आधे का जब बंटवारा हुआ, बाकी शेष हमारा हुआ, यह नारा जब हमारे मोदी जी ने दे दिया, जो भी कुछ बचा था वो सब मेरा है, सब मेरे देश का है, यह ऐसा कोई प्रधानमंत्री कहता नहीं। वाराणसी जोन के अंतर्गत 41वीं अंतर जनपदीय बैडमिंटन प्रतियोगिता 2023 का आयोजन हुआ। 9 जनपदों के कुल 80 प्रतिभागियों ने प्रतिभाग किया। आज पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ अनुराग आर्य द्वारा पुलिस लाइन्स आजमगढ़ के प्रांगण में वाराणसी जोन के अंतर्गत 41वीं अंतर जनपदीय बैडमिंटन प्रतियोगिता का आयोजन का उद्घाटन किया गया तथा उक्त प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने वाले प्रतिभागियों को अभिप्रेरित कर शपथ दिलाते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की गई। उक्त प्रतियोगिता 6 नवंबर 2023 से 8 नवंबर 2023 तक चलेगी। प्रतियोगिता में कुल 9 जनपदों के कुल 80 प्रतिभागियों द्वारा प्रतिभाग किया जाएगा। जनपद आजमगढ़ से 14, जौनपुर व गाजीपुर से 11, कमिश्नरेट वाराणसी व मिर्जापुर से 9, सोनभद्र व भदोही से 8 तथा जनपद मऊ व बलिया से 5 प्रतिभागियों ने प्रतिभाग किया है। उक्त कार्यक्रम अपर पुलिस अधीक्षक नगर सुरेंद्र लाल, अपर पुलिस अधीक्षक यातायात संजय कुमार, सीओ सिटी गौरव शर्मा, अन्य अधिकारी व कर्मचारीगण उपस्थित रहे। यहाँ पे सर कल से बैडमिंटन प्रतियोगिता स्ट्रेस न हो आपके जवानों में, इस तरह किस तरह से सर आप जनपद आजमगढ़ में पुलिस लाइन प्रांगण में जो बैडमिंटन हॉल है उसमें वाराणसी जोन की अंतर जनपदीय बैडमिंटन प्रतियोगिता जिसमें सिंगल्स और डबल्स के मुकाबले होंगे पुरुषों और महिला के, वो कल उसका उद्घाटन हुआ है और वो अभी वर्तमान में प्रचलित है। इसमें सभी जिलों के जो खिलाड़ी हैं उनके द्वारा प्रतिभाग किया जा रहा है। बहुत अच्छी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के साथ गेम हो रहा है, अभी भी वर्तमान में चालू है। कल इसका फाइनल होगा और समापन होगा। जो भी विजेता होंगे उनको पुरस्कृत किया जाएगा। और क्योंकि पुलिस विभाग की नौकरी इस तरह की है जिसमें स्ट्रेस बहुत है, लंबे वर्किंग आवर्स होते हैं, बहुत लंबी कई बार ड्यूटी करनी पड़ती है, तो स्पोर्ट्स एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से आप अपना स्ट्रेस मैनेजमेंट और आदमी अपना लाइट फील कर सकता है। तो इसीलिए समय समय पे अलग अलग ज़िलों में अलग अलग प्रतियोगिताएं कराई जाती हैं। हमारे द्वारा इसका आयोजन किया जा रहा है और अच्छी स्पिरिट के साथ पूरा खेल होगा। साई इंटरनेशनल स्कूल आजमगढ़ के प्रांगण में संपन्न हुआ इस चैंपियनशिप की अध्यक्षता हमारे प्रिय बड़े भाई शशांक तिवारी ने किया। इस चैंपियनशिप में कुल 20 से अधिक विद्यालयों ने प्रतिभाग किया। सभी प्रतिभागियों ने अपना बेहतरीन प्रदर्शन किया। सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों को आगामी स्टेट कराटे चैंपियनशिप के लिए चयनित किया गया। इस ऐतिहासिक इवेंट की शोभा बढ़ाने के लिए विशिष्ट अतिथियों में गोविंद सिंह निदेशक वेदांता इंटरनेशनल स्कूल, ब्रिजेंद्र पांडे निदेशक सनवर्ड्स स्कूल, ओपी मिश्रा प्रवक्ता मोहम्मदपुर इंटर कॉलेज, जगदम्बा उपाध्याय, प्रभात उपाध्याय निदेशक लिटिल एंजल स्कूल मेढ़ी तहबरपुर, ग्राम प्रधान हरिहर यादव ने अपना बहुमूल्य समय दिया। इस भव्य इवेंट में कमांडो मार्शल आर्ट सोसाइटी ऑफ उत्तर प्रदेश के चैंपियनशिप के डायरेक्टर श्री कृष्ण प्रजापति एवं कोषाध्यक्ष श्री प्रखर कुमार, ज्वाइंट सेक्रेटरी विपिन यादव, हमारे एकेडमी के बेहतरीन प्रशिक्षक मोहित यादव एवं क्षमतावान प्रशिक्षक मोहम्मद मिराज रब्बानी और हमारे बेहतरीन खिलाड़ी अविनीश श्रीवास्तव, आकाश गौड़, अंगद यादव, आकाश गुण, गौतम गुण, हरेंद्र कुमार, हर्ष मिश्रा, मऊ के कोच दिनेश चौहान व सेंसई संजय के मार्गदर्शन में संपन्न हो पाया। इस ऐतिहासिक इवेंट के लिए अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी और कमांडो मार्शल एकेडमी के निदेशक दीपक चौबे ने सभी को धन्यवाद ज्ञापित किया। दिल्ली से खबर है जहां इस समय प्रदूषण से सारे दिल्ली एनसीआर में बुरा हाल है। सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है। इसके चलते सबसे ज़्यादा समस्या का सामना सड़क पर एवं कामकाजी बच्चों को करना पड़ रहा है। चेतना संस्था गुरुग्राम में चक्करपुर, घाटा, निर्वाणा, खसोला, गोगा और परला में सड़क एवं कामकाजी बच्चों के लिए काम कर रही। जब संस्था के कार्यकर्ता ने बच्चों से बात किया तो उन्होंने बताया कि इस समय हमें बहुत परेशानी हो रही है, हम सांस भी नहीं ले पा रहे हैं और आँखों में भी जलन हो रही है। विकास जो कि कन्हैया विजिलेंस में रहता है, उसने बताया कि हमारी तरफ वैसे तो हमेशा ही प्रदूषण रहता है किंतु इस समय बहुत ही ज़्यादा हो गया है। इसका सबसे बड़ा कारण लोग बड़ी बड़ी गाड़ियों में आते हैं। मैं बस उनसे ये अनुरोध करना चाहता हूँ कि समय भी मेट्रो से आना जाना करे तो ठीक रहेगा। रानी जो कि जलवायु टावर में रहती है उसने बताया कि हमारे चारों तरफ बहुत ही धूल उड़ रही है, इसमें ही सांस लेना मुश्किल हो रहा है। ऊपर से हमारे चारों तरफ काफ़ी गंदगी है, इसलिए यहाँ का बुरा हाल है। आज रामपुर के पुलिस अधीक्षक राजेश द्विवेदी ने थानागंज क्षेत्र में पिंक बूथ का उद्घाटन किया। पुलिस अधीक्षक राजेश द्विवेदी ने बताया कि पिंक बूथ महिलाओं के लिए होगा। कई बार महिलाएं अपनी शिकायत थाने लेकर जाती हैं तो वो पुलिसकर्मियों से अपनी बात कहने में संकोच करती, इसलिए पिंक बूथ बनाया गया है जिसमें सिर्फ महिला पुलिसकर्मी रहेगी और वहाँ पर उनको पीने का पानी, बैठने की सारी सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी और उनकी समस्याओं का जल्द से जल्द निस्तारण किया जाएगा। क्या कहना चाहेंगे? उत्तर प्रदेश शासन द्वारा विगत में पूरे प्रदेश के जनपदों में थानावार कम से कम 2 पिंक बूथ खोलने के निर्देश दिए गए थे। पिंक बूथ से तात्पर्य ये है कि वहाँ पर सिर्फ महिला कर्मी ही पोस्ट रहेंगी ताकि जो महिलाएं हैं, बच्चियां हैं,
उनसे संबंधित जो समस्याएं हैं वो सिर्फ अगर वो पुरुष पुलिसकर्मी से कहने में संकोच करती हैं तो उनको पिंक बूथ में जाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। यह भी मंशा है कि ये पिंक बूथ 24 घंटे संचालित रहें ताकि कभी भी किसी भी समय इनको अप्रोच किया जा सकता है। तो हमारे जनपद रामपुर में 33 पिंक बूथ प्रस्तावित है, जिसमें काफ़ी सारे खुल गए हैं, जिसमें से कि पीला तालाब चौकी का भी है। और साथ ही साथ इन पिंक बूथ्स में कैसे क्या कार्रवाई होगी, यह भी नए दिशा निर्देश आए हैं कि क्या क्या सुविधाएं होंगी। यहाँ साफ स्वच्छ शौचालय होगा, पीने का पानी होगा, बैठने का स्थान होगा, तमाम जो शासन की योजनाएं हैं उनके बारे में विस्तृत विवरण होगा। ऐसी कई चीज़ें हैं जिनका अनुपालन कराया जाएगा। सब थानागंज क्षेत्र में कितने बूथ हैं पिंक बूथ? प्रत्येक थाने में हमारे यहाँ 2 पिंक बूथ हैं, एक महिला थाना में खोला जाएगा, 33 कुल बूथ हैं। सर पिंक बूथ का उद्घाटन दूसरा करिए आपने, क्या खासियत है इसकी? अब जैसा मैंने आपको बताया कि यहाँ सिर्फ महिला पुलिसकर्मी की पोस्ट रहेंगी, ताकि महिलाएं बच्चियाँ निसंकोच अपनी बात आकर के कह सकें। सर शासन द्वारा अब तक कितनी शिकायतें प्राप्त हुई, कितना निस्तारण हुआ? जो अब तक हम लोगों ने पिंक बूथ यहाँ पर खोले हैं, वहाँ प्रतिदिन के हिसाब से 2-4 शिकायतें आ रही हैं। कुछ घरेलू हिंसा संबंधित हैं, कुछ यौन अपराधों से संबंधित हैं, कुछ आपसी झगड़ों से संबंधित हैं, जिनका निराकरण किया जा रहा है। सर शासन द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं पिंक बूथ को लेकर वो थोड़ा सा जानना चाहिए। जैसा मैंने अभी बताया कि पिंक बूथ कैसे संचालित होगा, 24 घंटे चलेगा, उसमें महिला कर्मी ही रहेंगी, पीने का पानी, साफ स्वच्छ शौचालय, बैठने का स्थान, हवादार स्थान, पंखा रहे, जो शासन की योजनाएं हैं महिलाओं और बच्चों से संबंधित उनके विवरण रहे, जो कर्मी वहाँ पोस्ट रहे, मृदुभाषी रहे, ऐसे कई सारे गाइडलाइंस हैं सबकी सुविधा के लिए जिनका अनुपालन कराया जाएगा। थैंक यू।